हम यहाँ तक आप लोग को बताए। इसमें क्या बतलाए? इसमें बतलाए आपको कि जब दो वेक्टर दिया हुआ है तो हम उसको कैसे ऐड करते हैं, है ना। जैसे वेक्टर ए अगर दिया हुआ है 5 मीटर, वेक्टर बी जो है दिया हुआ है 2 मीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, है ना। यानी जैसे ही कहा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, इसका मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा, है ना। रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट जैसे ही आपको हम बोलते हैं वैसा ही आप समझिए कि रिजल्टेंट का मतलब क्या हो रहा है ना। तो रिजल्टेंट का मतलब हो रहा है कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अगर आप उसको ऐड करिएगा तो रिजल्टेंट तो आएगा ना। बोलिए, उसी को रिजल्टेंट कहा जा रहा है। तो रिजल्टेंट कहा जा रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो फिगर को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो फिगर को हम ड्रॉ करेंगे, बात को समझ में आ रहा है, वो कैसे रिजल्टेंट वेक्टर को बनाएंगे, है ना। कैसे रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, ये कम से कम पहले आना चाहिए आपको, है ना। ये कम से कम पहले आपको आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड होगा वेक्टर बी के हेड से कनेक्टेड होगा और रिजल्टेंट वेक्टर का टेल जो होगा वेक्टर ए के टेल से कनेक्टेड होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। अब हम देखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर कहा जा रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या चीज की जरूरत पड़ती है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है ना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है ना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है। अगर ये हमको पता है और थीटा का वैल्यू अगर हमको पता है, ठीक है, अगर हमको थीटा का वैल्यू पता है, बात को समझ में आ रहा है। अगर थीटा का वैल्यू हमें पता है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं, है ना। यानी थीटा कहने का मतलब कि दो लाइन के बीच का एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल। यहाँ वेक्टर है तो आप बोल सकते हैं कि थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है ना। जैसे ही थीटा कहा जा रहा है वैसा ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि दो लाइन के बीच का एंगल है ना। जब तक इंक्लिनेशन नहीं होगा लाइन में, जब तक कि जो है आपका एंगल नहीं बन सकता है। बात को समझ में आ रहा है। तो थीटा जब 90 डिग्री है, थीटा जब 90 डिग्री है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ये जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कर दो और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है उसका स्क्वायर कर दो और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 5 5 जा कितना होता है, बोलिए 25 और 2 2 जा कितना होता है 4, ठीक है। वही आपका जो आएगा आपका वही आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। cos थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। कब इस कंडीशन में कब कर सकते हैं, जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा, है ना। चलिए, फिर हमने बताया कि थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री कहने का मतलब क्या है? थीटा 0 डिग्री कहने का मतलब है कि दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है ना। जैसे थीटा बढ़ाता है वैसा ही एंगल की बात हो रही है, समझ में आ रहा है। जैसे थीटा बढ़ बोला जा रहा है वैसा ही समझ लो कि एंगल की बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि थीटा 0 डिग्री है, तो थीटा तभी 0 डिग्री होगा जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, है ना। अगर वेक्टर ए जो है इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी को भी इसी डायरेक्शन में होना होगा, है ना। तब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। बोलिए, अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर ऐसे है और कोई वेक्टर ऐसे है तो देखिए तो दोनों स्ट्रेट लाइन हो गया तो जो है 180 डिग्री का एंगल बन गया ना दो वेक्टर के बीच का, है ना। बोलिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया ना। और हम ये भी बतलाए हैं कि जब तक टेल से टेल कनेक्ट नहीं होगा दो वेक्टर के बीच में, तब तक हम लोग उसका जो एंगल है उस एंगल को नहीं बता सकते। बात को समझ में आया? कोई भी एंगल को नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया कि थीटा जो है 90 डिग्री कहिए या परपेंडिकुलर कहिए या नॉर्मल कहिए या ऑर्थोगोनल कहिए,
ठीक है, तीनों एक ही बात है, तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, कि थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। यहां तक कोई परेशानी है, किसी को कोई प्रॉब्लम बोलिए? नहीं, यहां तक कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, ये क्वेश्चन है आपका 4 मीटर आगे गए। चलिए 4 मीटर आगे गए, ठीक है, ये कितना मीटर गए आगे? 4 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये आपका पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, बोलिए, ये आपका पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। अगर आप 4 मीटर चलते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में चलिए, मान लो कि इसी डायरेक्शन में हम चलते हैं, इसी डायरेक्शन में हम चलते हैं, या इसी डायरेक्शन में हम चलते हैं, ठीक है, तो 4 मीटर इधर गए, 4 मीटर इधर गए, 4 मीटर इधर गए, 4 मीटर इधर गए, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि पहला डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप कहां थे और कहां पहुंचे, ठीक है, उसकी दूरी, कहां थे और कहां पहुंचे उसकी दूरी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल अब कहां है? मान लीजिए कि यहां से चलते 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 इधर ऐसे चलते 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 यहां पहुंच गए, ठीक है, कहां से चले थे? यहां। कहां है? कहां पहुंचे? कहां है? कहां पहुंचे, ठीक है, यानी आपका फाइनल कहां हुआ और इनिशियल क्या था, यही आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। बात को समझे? डिस्टेंस तो बहुत सारा होगा, बहुत सारा होगा, डिस्टेंस तो बहुत हो गया, है ना, डिस्टेंस तो बहुत हो गया, देखिए बहुत हो गया, है ना, डिस्टेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, काफी हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि आप कहां थे और कहां पहुंचे फाइनली, ठीक है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट है, ज्यादा कुछ नहीं डिस्प्लेसमेंट है, ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है, कहीं नहीं है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमें क्लियर होता है, लेकिन आप ये समझिए कि जैसे कहीं भी गए, कहीं भी गए, कहीं भी ट्रेवल किए, कहीं भी ट्रेवल किए, देखो इधर इतना ट्रेवल किए, कितना डिस्टेंस काफी हो गया, बोलो, डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है आपका कहां थे और कहां पहुंचे, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका यही है। सपोज कर लो कि यहां से लेकर के यहां तक गए, यहां से लेकर के यहां तक गए, 4 मीटर इसका डिस्टेंस है। कितना मीटर डिस्टेंस है? 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 4 ही होगा, चूंकि स्ट्रेट है ना, बोलिए, तो स्ट्रेट पर कैसे आप जो है शॉर्टेस्ट बना सकते हैं? नहीं ना। फाइनल माइनस इनिशियल कहां थे? 4 मीटर गए, 4 मीटर पर यहां पहुंच गए, स्टार्ट कहां से किए थे? 0 से किए थे, यानी बोलो तो फाइनल माइनस इनिशियल 4 माइनस 0 कितना हो गया? 4, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन पर जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आई बात को? कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें वेक्टर का केस है। वेक्टर का केस मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ना। मैग्नीट्यूड क्या बतलाता है? ये टेल को मैग्नीट्यूड बतलाता है, ये हेड को क्या बतलाता है? डायरेक्शन बतलाता है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि पहला डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, पहला डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है। चलो पहला डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, हम लोग स्ट्रेट चले, हम लोग स्ट्रेट चले, इस डायरेक्शन में चलो। मान लो कि इस डायरेक्शन का नाम ईस्ट दे देते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि इस डायरेक्शन का नाम क्या दे दिए? ईस्ट दे दिए। तो सपोज कर लो कि जैसे किसी डायरेक्शन में हम गए, मान लो इस डायरेक्शन में गए 4 मीटर, समझ में आया? इस डायरेक्शन में कितना मीटर गए? 4 मीटर गए, है ना। यहां तक कोई परेशानी है? अगली बार आप उसी डायरेक्शन में 3 मीटर गए, अगली बार आप उसी डायरेक्शन में 3 मीटर गए, ठीक है। अगली बार इसी डायरेक्शन में आप 3 मीटर गए। पहला में तो आप डिस्प्लेसमेंट गए 4 मीटर, फिर इसी डायरेक्शन में यानी स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट ही गए, ठीक है। कितना मीटर गए? 3 मीटर गए। कितना मीटर गए? 3 मीटर। बात को समझ में आया? कितना मीटर गए? 3 मीटर गए। पहला 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किए, फिर 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किए, यानी बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं आप, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। चलिए, तो हम क्या बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट के केस में क्या होगा? बताओ। जो डिस्टेंस होगा, मान लो कि 4 मीटर ही है, 3 मीटर ही है, कितना? 7 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर, है ना। अरे डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस ही है ना, तो उसका यूनिट भी क्या लिखेंगे? मीटर ही लिखेंगे।
तो मान लो कि 4 मीटर और ये कितना 3 मीटर, तो 4 मीटर और 3 मीटर कितना 7 मीटर। तो यानी पहला डिस्प्लेसमेंट आपका 4 मीटर और सेकंड डिस्प्लेसमेंट आपका 3 मीटर है। टोटल कितना हुआ 7 मीटर। अगर हम आपसे पूछते हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टेट में चल रहे हैं ना, तो स्टेट चल रहे हैं तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी 4 मीटर और 3 मीटर कितना हो गया 7 मीटर, यही आपका डिस्टेंस भी है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट भी है ना। यही अगर आपका जो है इंक्लिनेशन रहता है, किसी एंगल रहता है, इंक्लिनेशन मतलब दो लाइन के बीच का एंगल है ना, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन दैट इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो गया, कहां थे कहां गए, कहां थे कहां गए, समझ गए। तो स्ट्रेट लाइन ही यहां पर कवर हो रहा है। पहले 4 मीटर गए फिर 3 मीटर गए, पहला डिस्प्लेसमेंट ये, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बोलिए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलिए। आप कहोगे कि 4 मीटर ईस्ट की तरफ गए, क्या कहोगे 4 मीटर ईस्ट की तरफ गए कि नहीं, 4 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और 3 मीटर भी ईस्ट की तरफ ही जा रहे हैं, यानी टोटल 7 मीटर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बोलो। 4 मीटर ईस्ट की तरफ गए फिर 3 मीटर ईस्ट की तरफ गए, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया 7 मीटर। तो यही आपका कौन क्या हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 7 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी है, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगर मान लीजिए कि कहता है कि 4 मीटर इधर गए, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये 3 मीटर गए, 4 मीटर इधर गए और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 3 मीटर गए। बोलिए अब कहता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यही डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एंगल ट्रायंगल बन गया और ये 90 डिग्री, ये कितना डिग्री 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो इसका वैल्यू नहीं जानते हो बोलो, इसका वैल्यू नहीं जानते हो बताइए। क्या बताया है कि अगर 90 डिग्री का एंगल हो, अगर 90 डिग्री का एंगल हो, दो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ना, यानी 4 मीटर और 3 मीटर यानी दोनों क्या है वेक्टर है ना। बोलिए तो जैसे ये 3 मीटर या 4 मीटर, पहला डिस्प्लेसमेंट दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या हो गया बताइए। इसका वैल्यू जानते हो ना, ए स्क्वायर रूट अंडर प्लस बी स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दो, 25 आएगा, रूट अंडर 25 आएगा, इसका वैल्यू 5 आ जाएगा है ना। तो आपको चलना किस प्रकार से है, अगर आप एंगल बना रहे हैं, अगर आप चलते चलते 90 डिग्री को आप मुड़ जाते हैं और फिर 3 मीटर चलते हैं, 5 मीटर चलते हैं, या जो भी डिस्टेंस को कवर आप कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। तो अगर स्ट्रेट है तब तो वही डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप तब कर लेते हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब तो आपको ट्रायंगल का रूल फॉलो करना पड़ेगा ना। बोलिए तब तो आपको ट्रायंगल का रूल फॉलो करना पड़ेगा। जब ट्रायंगल का रूल फॉलो करना पड़ेगा तो हम बताएं कि जब थीटा 90 डिग्री हो, ठीक है, जब थीटा कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो, या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, या एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो, ठीक है, या एक नॉर्मल हो, ठीक है, तो यानी थीटा 90 डिग्री है, उस कंडीशन में कुछ नहीं करो, रूट अंडर ए स्क्वायर कर दो प्लस बी स्क्वायर कर दो, ठीक है। ऐसे लेकिन मेरा मेन फॉर्मूला तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है कि नहीं। बोलिए बात को समझे बताइए। चलिए तो थीटा 90 डिग्री है, कहने का मतलब जब आप पहला डिस्प्लेसमेंट कवर किए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट कवर किए और आपने ट्रायंगल के शेप बना लिया, आपने जो डिस्टेंस कवर किए वो जब कवर हुआ, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बना करके तब जो है से आपने एक ट्रायंगल का शेप कवर कर लिया, तब तो ट्रायंगल को शेप करने के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी आप कहां थे और कहां पहुंचे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, यानी यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। बात को समझ में आई बात को, बोलिए। चलिए तो इसका डिस्टेंस तो आप निकाल लीजिए। तो 4 मीटर गए फिर कितना गए 3 मीटर, लेकिन यहां पर कैसे जा रहे हैं आप स्ट्रेट,
कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल स्ट्रेट। कैसे जा रहे हैं आप? बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया? 7 मीटर, यानी टोटल 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट आपका कवर हुआ। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? बोलिए। सेवन मीटर कितना है? 7 मीटर। ठीक है, हो गया। सेवन मीटर हो गया। अब बताइए तो थीटा कितना डिग्री है? अब बताइए तो थीटा कितना डिग्री है? अब बताइए कि थीटा कितना डिग्री है? बताओ थीटा कितना डिग्री है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा कितना डिग्री है, यानी थीटा कितना डिग्री है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो थीटा कितना डिग्री है ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये समझिए कि दो लाइन के बीच का एंगल हमसे पूछा जा रहा है ना। यहाँ वेक्टर है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए जो है वो 4 मीटर है और वेक्टर बी जो है 3 मीटर है। वेक्टर ए जो है 4 मीटर है और वेक्टर बी कितना है? 3 मीटर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा बताओ कि कितना डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। थीटा जो है 180 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा, क्या होगा? बोलिए। तो थीटा बताने के लिए वेक्टर में तो आप पढ़े हैं, है ना? आप पढ़े हैं, आप बताए हैं। थीटा को बताने के लिए आप तो जानते हैं कि जब तक टेल से टेल कनेक्ट नहीं करेंगे थीटा तो पता होने वाला है नहीं, पता चलने वाला है नहीं। अगर इसी को उठा करके आप यहां कर दीजिए, ठीक है, या इसी को उठा करके आप यहां कर दीजिए तो टेल से टेल कनेक्ट हो जाएगा ना? बोलो। जब इसी तरह आप जैसे ओवरलैप कर दीजिएगा यानी 4 मीटर को 3 मीटर पर, ठीक है, तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री होगा ना? बोलो, थीटा कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा नहीं। यानी आपका स्ट्रेट चलने पर पहला डिस्प्लेसमेंट आपका ये और दूसरा डिस्प्लेसमेंट आपका ये, ठीक है। ये अगर आप स्ट्रेट चल रहे हैं, अगर आप स्ट्रेट चल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे हम स्ट्रेट चले 3 मीटर, फिर वही स्ट्रेट चले 4 मीटर, फिर वही स्ट्रेट चले 3 मीटर या 9 मीटर जो भी हो, ठीक है। यानी आपने एंगल कितना डिग्री का बना रहा है? आप एंगल कितना डिग्री का बना रहे हैं? तो एंगल देखने के लिए क्या करेंगे? टेल से टेल को कनेक्ट कर देंगे, टेल से टेल को कनेक्ट कर देंगे। बस इसको उठाइए और यहाँ इस पर ले आइए। यानी थीटा हमेशा कितना डिग्री, यानी दो लाइन के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री आप बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझे कि थीटा 90 डिग्री है तो किस कंडीशन होगा? अगर थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, उसी लाइन में हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, है ना? चलिए यहां तक तो हम लोग सीखे, ठीक है, यहां तक तो हम लोग सीखे। आपको जो हम बताए वो समझ में आया? तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप 4 मीटर चलते हैं फिर 3 मीटर चलते हैं तो 7 मीटर होता है ना? जिस डायरेक्शन में आप 4 मीटर गए उसी डायरेक्शन में आप 3 मीटर गए तो जो है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा यानी 7 मीटर हो जाएगा, है ना? ये आप सीखे। तो जब 7 मीटर होगा तो एंगल कितना डिग्री हो रहा है ये तो पता है आपको। एंगल 0 डिग्री हो रहा है। क्यों 0 डिग्री हो रहा है? क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि एंगल तभी दो वेक्टर के बीच का बता सकते हैं जब टेल से टेल कनेक्ट होगा, है ना? तो टेल से टेल कनेक्ट होने का मतलब है कि अगर आप इसको जो है वेक्टर ए को या वेक्टर बी को जो है तो यहाँ पे लाते हैं, टेल के पास लाते हैं, है ना? तो टेल से टेल कनेक्ट हो जाएगा तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग बता सकते हैं, है ना? कि थीटा जो है कि 0 डिग्री है या कितना है। चलिए आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 7 मीटर हो गया। नेट डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया बताइए? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 7 मीटर। यानी थीटा जो है 0 डिग्री है। थीटा कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
आज ही याद कीजिए कि अगर अगर आज ही याद कीजिए, आप लोग भी बोलिए, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होगा। आज ही याद कीजिए, आज ही याद कीजिए कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो रहा है तो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है यानी बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, यानी जैसे ही आप समझ रखिए कि जैसे ही थीटा 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होगा, है ना, रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होगा। यहां देखिए, अगर वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है ना, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, रिजल्टेंट जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। नहीं है विश्वास तो देख लीजिए, टोटल कितना मीटर हुआ? 7 मीटर। टोटल कितना मीटर हुआ? 7 मीटर। अब देखो, मान लो कि कोई एंगल बन रहा है, जैसे वेक्टर ए ऐसे है और कोई एंगल बन रहा है ना। अब देखो कि इसका रिजल्टेंट जो है, इसका रिजल्टेंट जो होगा, है ना, इसका रिजल्टेंट जो होगा ये क्या होगा? यही होगा। बोलिए बोलिए, इसका रिजल्टेंट यही होगा ना। मान लो ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। ठीक है, या ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। मैग्नीट्यूड तो वही लेंगे हम, मैग्नीट्यूड तो वही लेंगे ना। बोलिए, अगर कहता है कोई बच्चा कि ये वेक्टर ये है और वेक्टर बी जो है मान लो कि 9 मीटर कर देते हैं तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। मैं वो नहीं बोल रहा हूं। अगर आप ये 4 मीटर ले रहे हैं और यहाँ पे आप 9 मीटर ले लीजिए, कितना मीटर ले लीजिए? 9 मीटर ले लीजिए। थीटा 0 डिग्री है ना, थीटा 0 डिग्री है। कोई बच्चा ये कहेगा कि हम ये 3 मीटर ले लेते हैं, ये क्या ले लेते हैं? 3 मीटर ले लेते हैं और ये 9 मीटर ले लेते हैं। कितना मीटर ले लेते हैं? 9 मीटर। तो देखिए तो डिस्प्लेसमेंट वही हुआ, डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर ही हुआ मैक्सिमम। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये स्ट्रेट जा रहे हो, ठीक है, एंगल 0 डिग्री बन रहा है तो 4 मीटर है और ये 9 मीटर है। कितना है? 9 मीटर है। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 9 + 4 यानी 13 मीटर हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 13 मीटर हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा? 13 मीटर हो जाएगा। देखिए, अगर किसी कोई भी एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी को बीच का एंगल कुछ रखो, मान लो कि 30 डिग्री रखते हैं, सपोज कर लीजिए, किसी भी एंगल रखिए। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जो है आपका 13 मीटर से कम होगा। 13 मीटर से जो है कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। यानी थीटा जब 0 डिग्री है, थीटा जब 0 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब है कि दो वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट होगा, है ना, यानी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा जब थीटा 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो वेक्टर जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा। बात को समझ में आ रहा है? कब? जब थीटा 0 डिग्री है। यहां देखो, मान लो ये 4 मीटर है, थोड़ा सा एंगल बना है। ठीक है, ये जो भी एंगल बना रहा है, देखो ये 7 मीटर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 4 मीटर और 3 मीटर 7 मीटर नहीं होगा, जो भी होगा कम ही होगा। समझ में आया? समझे? या तो कोई भी एंगल बनाओ, ऐसे बनाओ, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा कम होगा 7 मीटर से। कोई भी एंगल बनाइए। तो थीटा जब 0 डिग्री है, थीटा जब 0 डिग्री है यानी बिल्कुल स्ट्रेट है। बिल्कुल क्या है? स्ट्रेट है। वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है ना। वेक्टर ए अगर 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो टोटल 7 मीटर होगा। लेकिन यही कोई एंगल बनता है दो वेक्टर के बीच का। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर बनता है, दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल बनता है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी थीटा जब 0 डिग्री है, थीटा जब 0 डिग्री है तो डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, है ना।
यानी थीटा जब 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट जो है सबसे ज्यादा होगा, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, बोलिए 7 मीटर। यानी हम कहें, अगर हम आपसे कहें कि रिजल्टेंट सबसे कम कब होगा, रिजल्टेंट सबसे कम कब होगा, बोलिए। अगर हम आपको कहें कि रिजल्टेंट सबसे कम कब होगा, थीटा जब 0 डिग्री आप रख रहे हैं, थीटा जब आप 0 डिग्री रख रहे हैं तो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा हो रहा है ना। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे ज्यादा होगा। लेकिन थीटा के जगह पर हम क्या रख दें कि रिजल्टेंट सबसे कम हो, बोलो, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाइए। आप लोग दिमाग लगाइए। बोलिए। थीटा की जगह पर क्या हम रख दें कि रिजल्टेंट जो है सबसे कम होगा। थीटा की जगह पर क्या रखोगे, बोलो, थीटा की जगह पर क्या रखोगे। मान लीजिए कि 4 मीटर जो है आपका इस तरफ है, ठीक है। मान लीजिए कि 4 मीटर आपका इस तरफ है ना। मान लीजिए कि वेक्टर आपका जो है, मान लो पहला वेक्टर आपका जो है वो 4 मीटर है। ये कितना मीटर है, 4 मीटर। ये आपका कितना मीटर है, 4 मीटर। पहला वेक्टर आपका ये, ठीक है। ये कितना मीटर है बताइए, 4 मीटर है। फिर दूसरा वेक्टर इस तरफ है जो 3 मीटर है। दूसरा वेक्टर जो है इस तरफ है वो 3 मीटर है ना। पहला वेक्टर जो है 4 मीटर आपका इस डायरेक्शन में, फिर जो है ये आपका मान लो कि वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो है इस तरफ है, ठीक है। यह वेक्टर बी जो इस डायरेक्शन में 3 मीटर है। कितना मीटर है, 3 मीटर है। तो बताइए रिजल्टेंट क्या होगा, तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। दिखाई दे रहा है, चलिए। तो रिजल्टेंट क्या होगा ये आपको बताने के लिए कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा। बताइए, तो रिजल्टेंट कौन सा होगा। आपका 4 मीटर इधर है, आपका 4 मीटर ये है और 3 मीटर इधर है ना। मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, ठीक है। यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम कब होगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। मान लो कि ये 4 मीटर गए, फिर ये 3 मीटर गए, है ना। तो बताइए रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट एक वेक्टर भी होगा, क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर होगा। चलिए, तो रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट का मतलब आप जानते हैं कि रिजल्टेंट तभी हो सकता है जब वेक्टर ए के, जब वेक्टर ए के, जब वेक्टर ए के, जब वेक्टर ए के टेल से, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड के पास कनेक्टेड होगा। यही ना होता है रिजल्टेंट, बोलो, यही होता है ना। मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना। यही ना होता है आपका रिजल्टेंट, बोलिए, यही ना होता है आपका रिजल्टेंट। यानी वेक्टर ए के टेल से रिजल्टिंग वेक्टर का टेल कनेक्ट होना चाहिए और वेक्टर बी के हेड से रिजल्टिंग वेक्टर का हेड कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ना हो सकता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम रिजल्टेंट जो है थीटा 0 डिग्री होने पर होगा, ठीक है। और मिनिमम रिजल्टेंट जो होगा थीटा कितना डिग्री रखा जाए, ताकि जो है रिजल्टेंट का वैल्यू जो होगा वो सबसे कम आएगा, ठीक है। उससे कम नहीं हो सकता है ना।
तो अगर हम वेक्टर ए इस डायरेक्शन में लगा दिए, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में लगा दिए, अब आपसे ये वेक्टर बी है, आपसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, है ना। तो आप जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा टेल से टेल कनेक्टेड होगा, यानी वेक्टर ए के टेल से टेल कनेक्ट होगा और वेक्टर बी के हेड से हेड कनेक्ट होगा रिजल्टेंट वेक्टर का। तो यही ना आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, बोलो यही ना आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, बोलिए यही ना आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये कंडीशन कब अप्लाई हो रहा है, तो बताइए तब ये कंडीशन कब अप्लाई हो रहा है, बोलो ये जो है ये कंडीशन कब अप्लाई हो रहा है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये कंडीशन कब अप्लाई हो रहा है, ये कंडीशन कब अप्लाई हो रहा है। मान लो कि रिजल्टेंट जो है, मान लो कि ये 4 मीटर है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में 4 मीटर, इसी डायरेक्शन में 4 मीटर। अब बताओ कि रिजल्टेंट जो होगा 0 होगा क्या, अब बताइए कि रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा क्या, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। तो रिजल्टेंट देखते कैसे हैं, वेक्टर ए के टेल से कनेक्ट करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर को और वेक्टर बी के हेड से कनेक्टेड करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर को, है ना। चलो वेक्टर ए के टेल यहां है, वेक्टर बी का वेक्टर ए का टेल यहां है, वेक्टर बी का हेड यहां है ना, वेक्टर बी का हेड यहां है, यहां देखो। अगर वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, इसी पर है, देखो तो जैसे रिजल्टेंट क्या होगा, यही होगा ना रिजल्टेंट आपका जो होगा, रिजल्टेंट जो होगा आपका यही होगा ना, यानी रिजल्टेंट का वैल्यू जो आ गया वो 0 आ गया, वही 0 आ गया ना। तो ये कब 0 आ रहा है, कब 0 आ रहा है, क्या किसी एंगल बनाओगे तो जो ऐसे 0 आ सकता है क्या, कोई भी एंगल बनाओगे तो 0 आ सकता है क्या, कोई भी एंगल बनाओगे तो 0 आ सकता है क्या, जल्दी बोलो, कोई भी एंगल बना दोगे और रिजल्टेंट आपका 0 आएगा क्या, नहीं ना, बोलिए। तो ये कंडीशन कब अप्लाई हो रहा है, ये कंडीशन कब आप देख रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। तो ये कंडीशन तभी होगा जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा। कैसे, देखिए वेक्टर ए है ना, वेक्टर बी है, इसको स्लाइड करो, वेक्टर बी यहां आएगा कि नहीं आएगा, बोलो वेक्टर बी यहां आएगा कि नहीं आएगा, टेल से टेल कनेक्ट हुआ कि नहीं, अब ये वेक्टर बी यहां नहीं है, ये वेक्टर बी जो है यहां नहीं है, वेक्टर बी यहां आ गया, टेल से टेल कनेक्ट हुआ कि नहीं, स्लाइड कर सकते हैं ना, सिर्फ रोटेट नहीं कर सकते वेक्टर को, स्लाइड तो कर सकते हैं। अब देखो वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री, यानी जब थीटा 180 डिग्री होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा, है ना, रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा वो सबसे कम आएगा, सबसे कम, उससे कम नहीं हो सकता, है ना, उससे कम नहीं हो सकता, यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सबसे कम आएगा। कोई कहेगा माइनस में आ सकता है सर, मैग्नीट्यूड कभी माइनस होता है, कोई कहते हो कि -3 किलोमीटर हम कवर किए हैं, -2 किलोमीटर कवर किए हैं, ऐसा होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, निगेटिव नहीं होता, डायरेक्शन भले निगेटिव हो जाए, लेकिन निगेटिव हो जाए मतलब वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो थीटा जब 0 डिग्री होगा, थीटा जब 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा, और जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट का वैल्यू जो है सबसे कम, रिजल्टेंट का वैल्यू सबसे कम। बात को समझे, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक मीटर आ गया, यहां पर थीटा कितना डिग्री है, 180 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू जब 180 डिग्री रखोगे
तब आप देख रहे हैं कि रिजल्टेंट का वैल्यू जो होगा सबसे कम होगा। यहां देखिए, यहां देखिए आप लोग, रिजल्टेंट 4 मीटर प्लस 3 मीटर 7 मीटर है ना। ये दो वैल्यू हम सेम मैग्नीट्यूड का लिए है ना। ये देखें कि जब थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री रख रहे हैं तो 4 मीटर और 3 मीटर जब हम लिए, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री देख रहे हैं तो जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री देख रहे हैं तो 4 मीटर और 3 मीटर 7 मीटर हो गया है ना। तो बताओ इससे ज्यादा भी कोई वैल्यू होगा, अगर हमें कोई वैल्यू लेना कहे, ठीक है, दो वैल्यू लेना के लिए कहे कि दोनों को जोड़ो तो 4 + 3 कर देंगे 7, यही ना सबसे ज्यादा होगा, बोलो यही सबसे ज्यादा होगा ना। और ये अगर हम कहें 4 - 3 1, इससे यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकता है और इससे कम नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, बोलो इससे यही होगा ना कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है और इससे कम नहीं हो सकता, बोलिए। तो दो वेक्टर अगर दिया हुआ है तो रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा उस कंडीशन में रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो सबसे ज्यादा होगा। और जब थीटा जैसे 180 डिग्री होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा वो सबसे कम होगा। यहां देखो ना 4 + 3 7, इससे ज्यादा हो सकता है कोई वैल्यू, इससे ज्यादा कोई वैल्यू होगा नहीं। और 4 - 3 1, ठीक है, इससे ज्यादा कम हो सकता है कोई वैल्यू, बोलो। हमें 4 और 3 में हम एक ही वैल्यू लेकर के अभी चेक कर रहे हैं, बोलो। तो इससे कम नहीं होगा, यानी इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, यानी थीटा 0 डिग्री रहने पर सबसे ज्यादा होगा और थीटा जो है 180 डिग्री रहने पर वैल्यू सबसे कम हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सबसे कम हो जाएगा, है ना। यानी 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से छोटा नहीं हो सकता, बात को समझ में आ रहा। 1 से छोटा नहीं हो सकता, यानी दोनों वेक्टर के माइनस करोगे ना, दोनों वेक्टर के जब माइनस करोगे उससे कम नहीं हो सकता। मान लो कि जो कोई वेक्टर 9 दे दे और 3 दे दे, 9 दे दे और 3 दे दे, 9 मीटर दे दे और 3 मीटर दे दे, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, बोलो। 9 + 3 कितना होगा, 12। 9 + 3 कितना हो जाएगा, बोलिए 12। 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12। और 9 - 3 बोलो, 9 - 3 कितना होगा, बोलिए 6। यानी इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 6 से कम नहीं हो सकता है और 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। जो रिजल्टेंट आएगा वो 12 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 6 से कम नहीं हो सकता। इस कहने का मतलब हमको ये बात को समझे। सपोज कर लीजिए, एक और देखिए, मान लीजिए कि दो वेक्टर दे दे, मान लीजिए कि 8 दे दे और 4 दे दे। वेक्टर ए जो है 8 मीटर दे दे और वेक्टर बी 4 मीटर दे दे, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट तो 0 डिग्री पर होगा, यानी 8 + 4 कितना होगा, 12। 8 भी इस तरफ और 4 भी इस तरफ, कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12। लेकिन मिनिमम कब होगा, सबसे कम कब होगा, 8 - 4, यानी 4 कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री रखेंगे, यानी 4 से कम नहीं होगा, 4 से कम नहीं होगा, है ना, 4 से कम नहीं होगा और बोलो 12 से ज्यादा नहीं होगा। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए ठीक है। मान लो कि अगर हम बोल दें कि 4 मीटर इधर होगा, है ना, 4 मीटर इस डायरेक्शन में गया,
फिर 3 मीटर इधर इस डायरेक्शन में गया, तो रिजल्टेंट आपका 5 मीटर आ गया। ये तो सभी को जानते हैं। है ना? तो 5 पर देखकर यह पता चल रहा है कि 7 से छोटा है। 5 पर देख करके यह पता चल रहा है कि 7 से छोटा है और 1 से बड़ा है। नहीं क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो यहां देखो, मैंने क्या बोला, मैंने क्या लिया, बोलिए, मैंने क्या लिया? मैंने ये लिया ना, मैंने यही लिया ना, 4 मीटर और 3 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। वेक्टर ए को 4 मीटर लिए और वेक्टर बी को 3 मीटर लिए, है ना? हम क्या कर रहे हैं कि जब थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा जब 0 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों एक ही लाइन में, है ना? यानी 4 + 3 7, 4 + 3 कितना 7। ये मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, रिजल्टेंट जो आएगा ये मैक्सिमम आ सकता है 7, समझ में आया? मैक्सिमम आ सकता है 7, मिनिमम कब आएगा, जब 4 - 3 करोगे, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा। उस कंडीशन में सबसे कम होगा, उस कंडीशन में सबसे कम होगा, है ना? यानी 4 - 3 1, यानी इसका जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, इसका जो रिजल्टेंट आएगा 7 से ज्यादा नहीं हो सकता और 1 से कम नहीं हो सकता। समझ में आया? देखो अभी हम अति किए, अभी हम एक एंगल लेकर के देखें, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, एंगल आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो हम बताए थे कि कुछ ना करो, √√a² + b² कर दो, है ना? √√a² + b² + 2ab cos थीटा करने की कोई जरूरी नहीं है, a² + b² कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना? √25 कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5। क्या 7 से बड़ा भी आ रहा है, बोलो 7 से बड़ा भी आ रहा है, 1 से छोटा भी आ रहा है, नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए 7 हो सकता है, कम से कम देखने के लिए 1 हो सकता है, यानी 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे जैसे एंगल को चेंज करोगे, समझ में आया? जैसे जैसे एंगल को चेंज करिएगा आपका वैल्यू रिजल्टेंट का बदलता जाएगा। जैसे जैसे एंगल को आप चेंज करिए, यहाँ 90 डिग्री लाए तो जो है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री रखे तो आपका रिजल्टेंट 5 मीटर आया, अगर 180 डिग्री रखते हैं तो कुछ और आता, है ना? थीटा अगर 180 डिग्री रखते हैं तो 180 डिग्री रखने पर तो क्या हो जाएगा, बोलो 180 डिग्री रखने पर तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मान लो कि 60 डिग्री रखते हैं, 75 डिग्री रखते हैं, थीटा का वैल्यू चेंज करते रहते हैं तो रिजल्टेंट का वैल्यू चेंज होते रहेगा। समझ में आया? रिजल्टेंट का वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो थीटा 180 डिग्री है, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, और जब दोनों वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट है ना, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट है तो रिजल्टेंट क्या होगा, बोलिए? रिजल्टेंट तो यही होगा ना इतना, हाँ? तो रिजल्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 - 3 करेंगे, 4 - 3 करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए सपोज कर लीजिए वेक्टर ए जो है वो 9 मीटर है, वेक्टर बी जो है वेक्टर बी जो है 7 मीटर है, वेक्टर ए जो है 9 मीटर है, वेक्टर बी जो है 7 मीटर है। मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम कब आएगा, बोलिए? मैक्सिमम कब आ सकता है,
जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा उस कंडीशन में मैक्सिमम आ जाएगा, यानी 9 + 7, ठीक है, समझ में आया। इसका वैल्यू जो है 9 + 7 आ सकता है, लेकिन सबसे कम कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा। यानी 180 डिग्री कहने का मतलब कि 9 - 7 यानी 2, यानी 2 से कम नहीं हो सकता है इसका रिजल्टेंट का वैल्यू, है ना। थीटा चेंज करते जाइए, थीटा को चेंज करते जाइए, चेंज करते जाइए, चेंज करते जाइए, रिजल्टेंट का वैल्यू चेंज होता रहेगा, है ना। रिजल्टेंट का वैल्यू चेंज होता रहेगा, लेकिन उतना ही तक चेंज होगा, 2 से कम नहीं हो सकता, ठीक है, 2 से कम नहीं हो सकता, और 16 से क्या चीज ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, बोलो। तो रिजल्टेंट का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, रिजल्टेंट का वैल्यू इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपका थीटा कितना डिग्री है, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। अगर आप एंगल को चेंज करते जाइए, अगर आप एंगल को चेंज करते जाइए, करते जाइए, चेंज करते जाइए, चेंज करते जाइए, है ना, आपका रिजल्टेंट का वैल्यू जो है वो बदलता रहेगा। थीटा अगर 180 डिग्री रखते हैं तो कुछ और आ जाएगा, है ना। थीटा 180 डिग्री रखते हैं तो कुछ और वैल्यू आ जाएगा, यानी दोनों वेक्टर को जो है आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, दोनों वेक्टर को सब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और अगर थीटा 180 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री है, तो दोनों वेक्टर को क्या करिए, दोनों वेक्टर को ऐड कर दीजिए, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। और अगर थीटा 180 डिग्री है तो वो मिनिमम वैल्यू होगा, है ना। यानी हमारा रिजल्टेंट इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। जैसे एंगल आप चेंज करते जाइएगा, आपका रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा वह हमेशा चेंज होते रहेगा, है ना, वह हमेशा क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल पता होगा तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, है ना। दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर पता होगा तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर पता होगा तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, है ना। तो रिजल्टेंट तो यह तय है कि ये -b से छोटा नहीं होगा, है ना। रिजल्टेंट तो यह तय है कि ये -b से छोटा नहीं होगा और a + b से बड़ा नहीं होगा, है ना, a + b से बड़ा नहीं होगा। रिजल्टेंट तो ये तय है कि a + b से बड़ा नहीं होगा और ये -b से छोटा नहीं होगा। a + b कहने का मतलब वेक्टर a में वेक्टर b को माइनस कर दो, a + b कहने का मतलब वेक्टर a में वेक्टर b को जोड़ दो, है ना। तो वेक्टर a में वेक्टर b तभी ऐड हो सकता है जब थीटा कितना डिग्री हो आप जानते हैं, है ना। a में b को माइनस तभी कर सकते हैं जब थीटा कितना डिग्री हो, तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तो कोई परेशानी। मान लो दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो और वह 2 वेक्टर है, वह दो वेक्टर मान लीजिए कि 10 और 3 है, 10 और 3 है, 10 और 3 है। मान लीजिए कि दो वेक्टर है, क्या है, दो वेक्टर है, दो वेक्टर है, वो दोनों वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि 10 है और 3 है। मुझे डायरेक्शन नहीं पता इन दोनों वेक्टर का, मान लो, सपोज कर लो, डायरेक्शन पता नहीं है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड पता है कि पहला का 10 यूनिट है और दूसरा का 3 यूनिट है। तो रिजल्टेंट कभी भी 13 से बड़ा नहीं होगा,
रिजल्टेंट जो होगा वो 13 से बड़ा नहीं हो सकता है ना। रिजल्टेंट जो है वो 13 से बड़ा नहीं हो सकता है। रिजल्टेंट जो है वो 13 से बड़ा नहीं हो सकता है। बात को समझ में आ रहा है? रिजल्टेंट जो है वो 13 से बड़ा नहीं हो सकता है ना। और 7 से छोटा नहीं होगा, और 7 से जो है छोटा नहीं होगा, और 7 से छोटा नहीं होगा। रिजल्टेंट का वैल्यू 13 से बड़ा नहीं हो सकता है, और रिजल्टेंट का वैल्यू 7 से छोटा नहीं हो सकता है। नोट कीजिए, नोट कीजिए। रिजल्टेंट का वैल्यू 13 से बड़ा नहीं हो सकता है ना। 13 से बड़ा नहीं हो सकता है, और रिजल्टेंट का वैल्यू 7 से छोटा नहीं हो सकता। मान लो दो वेक्टर दिया हुआ है 20 और 5, 20 और 5। मान लो दो वेक्टर दिया हुआ है 20 और 5। मान लीजिए कि दो वेक्टर दिया हुआ है 20 और 5। है ना, दो वेक्टर दिया हुआ है 20 और 5। आपसे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। आपसे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा, है ना। आपको दो वेक्टर दिया हुआ है 20 और 5। कितना दिया हुआ? 20 और 5। दो वेक्टर डायरेक्शन नहीं पता है कि हमें क्या होगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, बताओ जल्दी। रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, है ना। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्शन मान लो कि हमें नहीं पता, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बोलिए। तो रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा, रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम कब हो सकता है? जब वह 0 डिग्री होगा। और 0 डिग्री कब होगा? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे, बताया था ना 0 डिग्री कब होगा? जब दोनों वेक्टर जो है उसी डायरेक्शन में हो, जब दोनों वेक्टर उसी डायरेक्शन में हो, यानी थीटा 0 डिग्री होगा। यानी 20 + 5 कितना हो? 20 + 5 कितना हुआ? 25। 20 + 5 25, है ना। यानी रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा, रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वह 25 से बड़ा नहीं हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो 25 से बड़ा नहीं हो सकता है ना। रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो 25 से बड़ा नहीं हो सकता है ना। और 180 डिग्री अगर हम दे दें तो 20 - 5 कितना होगा? 15। कितना होगा? 15। यानी रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो 15 से कम नहीं हो सकता, है ना। 15 से कम नहीं हो सकता। रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो 25 से बड़ा नहीं हो सकता है, और रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो 15 से कम नहीं हो सकता। समझ में आया? चलो नोट कर लीजिए। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? ट्वेंटी इस तरफ, 5 इस तरफ, उस टाइम पर रिजल्टेंट आपका आएगा 25 मीटर। रिजल्टेंट लिस्ट कब होगा, यानी सबसे कम कब होगा रिजल्टेंट? जब 20 इस तरफ है ना, और 5 इस तरफ होगा। ट्वेंटी इस तरफ और 5 इस तरफ। रिजल्टेंट आपका आ गया, आ जाएगा 15। क्लियर हो गया? कहने का मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होगा, है ना।
और दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट सबसे कम होगा, है ना। चलिए मान लीजिए कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कोई और एंगल रख दिया जाए, तब तो पक्की बात है कि 15 से बड़ा आएगा और 25 से छोटा आएगा। तो ये तो हम आपको बतला दिए, ये तो आपको हम बतला दिए कि अगर फार्मूला नहीं यूज करना चाहते हैं तो कुछ एंगल दिया रहेगा तो आप उसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। ऐसे तो मेन फार्मूला ही है आपको, मेन तो फार्मूला ही है आपको, है ना। मेन तो आपको फार्मूला है कि √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो इतना सारा हम बतला दिया आप लोग को कि जब जो ऐसे आप लोग थीटा का वैल्यू पता है ना, तो डायरेक्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला से तो आप लोग जानते ही हैं, बनाइएगा ही। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं। चलिए मान लीजिए कि इस ब्लॉक पर, मान लीजिए कि इस ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहा है। मान लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक पर मान लीजिए कि दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का और एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। मैंने क्या बोला, एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, है ना। एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है। आप लोग भी क्वेश्चन को बोलते चलिए। अगर 30 न्यूटन और 20 न्यूटन दोनों का फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है 30 न्यूटन है और 20 न्यूटन है, तो रिजल्टिंग जो आएगा आपका 50 न्यूटन आएगा। तो रिजल्टेंट आपका 50 न्यूटन आएगा। कैसे 50 न्यूटन आएगा, यहां देखिए। मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है। मान लो ईस्ट डायरेक्शन में, मान लो कि इसी डायरेक्शन में, ईस्ट वाले डायरेक्शन में ही जो ऐसे लग रहा है ना, 30 न्यूटन का, और इसी डायरेक्शन में लग रहा है 20 न्यूटन का। तो बोलो, हम अभी आपको बतलाए थे, अभी हम आपको बतलाए हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर ये है और ये है, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री यहां लग रहा है ना। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री लग रहा है, तभी ना जो ऐसे इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है। बोलिए, तो जब दोनों वेक्टर को बीच का, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो रिजल्टिंग निकालने के लिए हम बतलाए थे कि कुछ ना करो, a प्लस बी कर दो, a प्लस बी कर दो। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जोड़ दो, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड तो जोड़ दो, है ना। और वही अगर 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट का वैल्यू जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, रिजल्टेंट का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, यानी 30 प्लस 20, ठीक है, 30 प्लस 20 यानी 50 न्यूटन। कितना न्यूटन, 50 न्यूटन। यानी इस डायरेक्शन में एंगल कितना है, 0 डिग्री। इस डायरेक्शन में एंगल कितना है, 0 डिग्री। इसी डायरेक्शन में 30 न्यूटन भी लग रहा है, इसी डायरेक्शन में 20 न्यूटन भी लग रहा है। तो जब एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब है कि जो ऐसे दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहा है। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। और हम आपको बताएं कि जब से दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, वो सबसे मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। और उसको कुछ नहीं करो, सिर्फ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, उसको दोनों को ऐड कर दो, यानी 30 प्लस 20 यानी 50 न्यूटन। यानी इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है।
ठीक है, आज हमें अभी हम इतना ही तक रहने देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं।